हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो ईवा और निंजी थे वो अपने डैडी को और सभी को गीला कर रहे थे। सभी नहा रहे थे और नहाने की वजह से सभी लोग पूरी तरीके से भीग गए थे। अब सभी लोग अंदर आ चुके थे, बेबी भी अंदर आ गए थे। विंग और वांगजी एक कमरे में, विंग अपने कमरे में आया हुआ था रेडी होने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, और साथ में बच्चे भी आ गए हुए थे। वांगजी अपने कमरे में चला गया हुआ था कपड़े चेंज करने के लिए। जब वो कपड़ों को चेंज कर लेता है तो वो जब वापस आता है तो देखता है विंग जिसने कपड़े बदल लिए हैं और उसके बालों से पानी ऐसे ही टपक रहा है। तो वांगजी विंग के पास आता है और उसके बालों को ऐसे वाइप कर रहा था। तो ईबा और निंगजी अपने दोनों छोटे छोटे हैंड से अपने आईज को क्लोज करके, मतलब आधा खुला और आधा बंद इस तरह से किए हुए, और अपने डैडी और मम्मी को देख रहे थे। तो विंग शॉकिंगली, जो कि वांगजी की ही देख रहा था, वो इशारा करते हुए धीरे से कहता, क्या कर रहे हो, बच्चे हैं यहाँ पे। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप से विंग के बालों को ऐसे सुखाड़ा होता है। ईवा और निंगजी हंस भी रहे थे और देख भी रहे थे। वो बड़ा ही इंजॉय कर रहे थे अपने डैड और मॉम के इस प्यारे से लवी डबी मोमेंट्स को। उसके बाद ईवा कहती है, डैडी डैडी डैडी, क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने वाले हो? तो हम यहाँ से जाते हैं। इतना सुनना था कि वांगजी और ईवा दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विंग कहता है, ईवा ये सारी बातें आपको कौन सिखाता है बेबी? ईवा बड़ी प्यार से कहती है, मुझे कोई सिखाता नहीं है, वो तो मैंने रुई आंटी को बोलते हुए सुना था ना, रुई सुजी को यहानी आंटी से, तो मुझे लगा आप भी शायद वही करने वाले हैं। वांगजी और विंग एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो कोई भूत देख लिया हो। हाँ, आजकल के बच्चे कितने ज्यादा समझदार होते हैं। वांगजी कहता है, नहीं ईवा, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं बस तुम्हारे मामा के बालों को सुखा रहा था। देखो, अगर पानी नहीं सुखाएं तो सर्दी लग जाएगी ना। और वो धीरे से ईवा के नोच पे स्लाइड कर देता है। उसके बाद वो चारों जन ऐसे रेडी होकर के नीचे आते हैं वापस से, क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़े ईवा और निंजी के भी गीले हो चुके थे। और सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे और सभी लोग बातें कर रहे थे। वांगजी नॉर्मली चुपचाप अपना फूड एंजॉय कर रहा था, लेकिन बाकी सभी लोग बातें कर रहे थे। मिस्टर किस भी जो कि गीले हो चुके थे वो रुक चुके थे। वो लोग खाना खा चुके थे और एज यूजुअली उन लोगों को ओनली फॉर शॉपिंग्स ही करना बचा था। तो वो लोग लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी सीचन आते हैं। सीचन आने के बाद वो अपने कमरे में जाते हैं और उसके बाद फिर वो खाना खाते हैं। खाना खा करके जैसे ही वो आ रहे थे तो वांगजी कहता है, गगा हमें कुछ दिखाना है। सीजन ठीक है, इतना बोल करके वो तीनों बैकयार्ड की ओर जाते हैं जहाँ गैरेज में उसने उस पर्सन को बांध के रखा हुआ था। और इधर ये लोग अपना काम करने में लगे हुए थे। मिस्टर केस उस गैरेज को ओपन करते और अंदर आते हैं, जहाँ पे सीचन देखता है कि एक आदमी को इन लोगों ने बांध के रखा हुआ है। तो मिस्टर केस बताते हैं कि ये ईवा ने इसे आइडेंटिफाई किया है, ये उन्हीं लोगों में से एक था। तो सीचन कहते हैं, ओह ठीक है, तो तुम्हें पता है ना क्या करना है? और वो मिस्टर केस को कहते हैं, तो वो कहते हैं, यस सर, मुझे पता है और मैंने आपके सेक्रेटरी को भी बोला है। तो सीचन कहते हैं, ठीक है। और इतना बोलकर वो कहता है, वांगजी अब चलो यहाँ से, ये दोनों हैंडल कर लेंगे। वांगजी कहता है, यस गगा, और जाते जाते बोल के जाता है, अगर ये कुछ ना उगले तो इसे जान से मार दो। मिस्टर केस कहते हैं, ओके सर। इतना बोल करके वो वहाँ से चले आते हैं और घर आने के बाद सभी लोगों को ज्वाइन करते हैं। मिस्टर केस उस इंसान की इतनी धुलाई करता है, इतनी धुलाई करता है, मतलब, और इवन सीचन के सेक्रेटरी भी, वो भी आ चुके थे और उस पर्सन को टॉर्चर किया जाता है, किसने तुम्हें हायर किया था, बताओ मुझे, कुछ तो क्ल्यू दो, कुछ तो बोलो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सुपारी लेने वाला इंसान कभी भी जिससे सुपारी लेता है उसके बारे में नहीं बताता है। हाँ, बशर्ते उसे उसकी जान देनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन के साथ यही हुआ। इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करने की वजह से वो एट द लास्ट टाइम वो अपनी जान दे देता है, मतलब वो मर गया। इन दोनों को इतना मारने के बाद भी इन दोनों मिल करके जो मारा था, कुछ नहीं हाथ लगता। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता और कहता है, काम हो गया, तुम जहाँ गए थे वहाँ क्या हुआ, हाँ कुछ पता लगा पाए या नहीं?
उसके बाद जब देखता है कि इधर वाला इंसान मतलब वो शख्स जिसका ये फ़ोन था वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो हेलो 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 कर रहा है और उसके बाद फ़ोन कट हो गया। अब वो दोनों स्पीकर पे जाके दोनों फ़ोन को सुन रहे थे, तो वो कहता है, मिस्टर किस कहते हैं हमें इस नंबर को ट्रेस करना होगा। तो सीचन का जो सिक्योरिटी था वो कहता है सच कह रहे हैं। इतना बोल करके वो वहाँ से आ जाते हैं और उसके सिक्योरिटी को वो फ़ोन दे देता है और कहता है जाओ और इसे जा करके मतलब मिस्टर किस कहते हैं उसको कि जाओ इसे ले जाओ और इसके जितने भी डिटेल्स है वो सभी निकलवाओ, मैं जा करके दोनों सर को इन्फॉर्म करता हूँ। इतना बोल करके सीचन का सिक्योरिटी वहाँ से उस फ़ोन को लेके वो चला गया था। मिस्टर किस अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद सीचन और वांगजी जब मिस्टर किस को आते देखते हैं तो वो दोनों स्टडी रूम में जाते हैं। स्टडी रूम में जाने के बाद जो कुछ भी हुआ था मिस्टर किस उसे बता देते हैं। सीचन और वांगजी दोनों तीनों मतलब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उसके बाद कहता है जैसा हम लोगों ने सोचा था काम वैसे ही हो रहा है, तो अब हमें वेडिंग वाले डे को इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि वो कोई मिस्टेक्स करे। तो सीचन कहता है वांग जी तुम श्योर हो ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फैमिली वालों के ऊपर कुछ भी आ जाए। वांग जी कहता है गग्गा थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है, अगर हम नहीं लेंगे तो हम इस मैटर को कभी भी सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। हमें बस सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा और आने जाने वाले लोगों की लिस्ट चेक करनी होगी ताकि हम कुछ क्लू लगा पाए और बाकी सभी तो कैमरे में आएंगे ही ना। इतना बोल करके और वो लोग उसके बाद उस मैटर को डिस्क्लोज करते हैं। उसके बाद मिस्टर किस भी उन लोगों को अलविदा कह के चला जाता है। अब रात का टाइम हो चुका था और सभी बेबी को सोने की बारी थी। तो ईवा ऐसे बोल रही थी डैडी के गोद में झूलते झूलते, हाँ मुझे डैडी सुलाएंगे, मुझे मम्मी के पास नहीं सोना है। तो वांग जी उसे अपनी गोद में लेता है और वो लुलावाई सॉन्ग गा रहा था। उससे हो नहीं रहा था बट धीरे धीरे करके वो गा रहा था। जब वो गा रहा था तो वांग जी के ऐसे गाते हुए देख करके विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या सच में ये ऐसा भी कर सकता है। लगता नहीं है कि इसकी पर्सनालिटी इस तरह की होगी, पर ये बेबी को लुलाबाई सॉन्ग सुना रहा है। फिर भी वो अच्छा था। वांग जी जो कि निंग जी जो कि विंग के गोद में ऐसे सर रख के सो रहा था और विंग उसको टैप टैप कर रहा था, उन दोनों को सुला देने के बाद विंग उतरता है और वो वॉशरूम जाता है फ्रेश होने के लिए। वांग जी उसके पीछे जाता है और उसे बैक से हक करते हुए कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। विंग जो कि अभी थोड़ा नर्वस हो चुका था, अचानक से वांग जी ने उसे आके हक किया था ना, तो वो कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और हाँ बेबी सो रहे हैं। तो वांग जी कहता है बेबी सो रहे हैं और शादी के कुछ दिनों बाद मेरी रेड ट्रिगर होने वाली है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है पर मुझे एक दो साइन दिख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ये अभी का पल यादगार बनाना चाहता हूँ। तो विंग अपनी आंखों को बड़ी करके देख रहा था और उसके बाद कहता है क्या मतलब। तो वांग जी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है क्योंकि रेड के दौरान मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है विंग। विंग जब वांग जी की ये बातें सुनता है तो थोड़ा सा वो भी सैड हो गया था। क्या सच में उस दौरान उन दोनों के बीच में जितने भी इंटीमेसी सीन बनते हैं क्या वांग जी कुछ भी याद नहीं रखता है। वांग जी उसकी क्यूरियस और कंफ्यूजिंग लुक को देख के समझ गया था, तो वो उसके फेस को ऐसे सहलाते हुए उसे अपने गले से लगा लेता और कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, बस हल्की हल्की झलकियाँ ही याद रहती है और कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी कि मैं वो याद नहीं रख पाता और सच कहूँ तो मैं उस हैवानियत भरे समय को याद नहीं रखना चाहता। फिर अपने मन में कहता है जब से मुझे पता चला है कि मेरे अंदर किस तरह का ब्लड है, इसके बाद तो मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहता विंग। इतना बोल करके वो बिना टाइम गवाए विंग को किस करना शुरू कर देता है। विंग अपने आप को संभाल पाता या फिर प्रिपेयर कर पाता उससे पहले ही वांग जी उस पर टूट पड़ा था और उसे किस करते करते सीधे आइसलैंड पर बिठा देता है। विंग अपने आप को भी संभाल रहा था एंड देन उसे ऐसे भी लग रहा था कि वो गिर ना जाए एंड देन वांग जी को भी वो ग्रैब कर रहा था। धीरे धीरे करके वो किस वो इतना ज़्यादा डिपेंड होता चला गया कि विंग को भी एक पल के लिए समझ नहीं आया। उसके बाद वांग जी उसके नेक के ऊपर स्निफ करना, उसे लिक करना, उसे बाइट करना शुरू कर चुका था। अपने हैंड को उसके शर्ट के अंदर भी डाल चुका था, टी शर्ट के अंदर, और हर जगह उसके बैक को एक्सप्लोर कर रहा था। धीरे धीरे करके उसके टी शर्ट को ऐसे ऊपर करके और उसके नेबल को वो लिक करने लगा था। उसके दोनों निपल को स्क्यूज करके उसे लिक करके उसे ऐसे बाइट कर रहा था और विंग अपने मॉर्निंग साउंड्स को निकाल रहा था। उसे अब सच में अब वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी
सीधे से विंग को नीचे से उसके पैंट्स को नीचे कर देता है एंड देन उसके पैर को अपनी कमर के राउंड रैप कर लेता है और अपने पैंट को थोड़ा सा नीचे करके अपने हार्ड डिस्क को बाहर निकालता है एंड देन उसके अंदर पुट इन करने लगता है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो, बेबी उठ जाएंगे। वांग जी कहता है, शांत रहो, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है विंग, मैं करना चाहता हूँ और चुपचाप ना, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। और ऐसा बोल करके वो उसे किस भी कर रहा था और अपने हार्डी को उसके अंदर प्रोटीन भी कर रहा था। विंग सच में वो भी अराउज हो चुका था, जिस वजह से वो भी अब डिनाई नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा अंदर गया, वांग जी उसके कमर को पकड़ के खींचता है, जिस वजह से विंग पूरा बैक ही हो चुका था उस आइसलैंड के ऊपर और अपने आप को जैसे तैसे करके मैनेज करता है। हालांकि वो जहाँ बैक हुआ था वहाँ पे ओनली फॉर मेकअप का कुछ सामान था, ऐसा कुछ था नहीं जिससे विंग को चोट लगता। वो थोड़ा सा एडजस्टेबल खुद को बनाता है। वांग जी उसके कमर को पकड़े हुए था एंड देन उसके कमर को पकड़े ही थ्रस्टिंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हालांकि वो साउंड प्रूफ था और बाहर आवाज़ें नहीं आ रही थी, बच्चे दोनों पीसफुली सो रहे थे और वांग जी विंग को लगातार थ्रस्टिंग किए जा रहा था। धीरे धीरे वो ऑर्गेजम तक भी पहुंच गया था और दोनों फाइनली अपने आप को काम डाउन कर रहे थे। विंग बस उसको देख रहा था क्योंकि अब विंग मतलब एक राउंड से उसका मन नहीं भरा था और वांग जी का भी नहीं। तो वो धीरे से उठता है और वापस से वांग जी के कानों को लीक करना शुरू कर देता है। वांग जी कहता है, ओ तो तुम्हें और चाहिए विंग। विंग जो कि बोलने की हालत में नहीं था, सोचने की हालत में नहीं था, वो उसके ऊपर ही ऐसे पूरा चढ़ जाता है और उसके लिप्स पे, उसके फोरहेड पे, उसके दोनों चिक्स पे, हर जगह किसेस अप्लाई करना शुरू कर देता है। वांग जी उसे गोद में ले आकर के और ऐसे कबर पे बैठ जाता है एंड देन फिर वो विंग को बोलता है राइटिंग करने के लिए। विंग भी सेम जैसा वांग जी ने कहा था वैसे ही वो दोनों साइड के वॉल को थोड़ा सा पकड़ के और उसके ऊपर राइटिंग कर रहा था। अभी वांग जी के मुंह से स्वीट सा मॉर्निंग साउंड्स निकल रहा था और वो लोग इस इंटिमेसी को एंजॉय कर रहे थे। ऐसे करते करते वो वांग जी विंग के साथ वाशरूम में ही 3-4 राउंड कंप्लीट करता है हर एरिया में जा करके एंड देन फाइनली वो दोनों शावर लेकर के बाहर आते हैं और बेबी जो कि पीसफुली सो रहे थे अपने अपने कपड़ों को चेंज करके वहाँ दोनों बेबी को होल्ड करते हुए दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जो कि सीचन और वेंचिंग दोनों को वेडिंग ड्रेस ट्राई करना था, तो एक कमरे में विंग, रुई और नी हेसेंग बैठे थे, दूसरी जगह पे जियांग चेंग, वांग जी, मिस्टर युवान बैठे हुए थे और सीजन वो कोट को ट्राई कर रहे थे क्योंकि जियांग चेंग ने अपने फैशन डिजाइनर को बुलाया हुआ था लड़का और लड़की दोनों के लिए, क्योंकि खतरे से खाली नहीं था अभी इन लोगों को बाहर जाना, तो हर चीज़ का अरेंज ये लोग घर पे ही किए हुए थे। तो वो दोनों सीजन अपने रूम में कपड़े को ट्राई कर रहा था, रुई के रूम में वेंचिंग ट्राई कर रही थी और एक एक करके वो दोनों पहना रही थी। उन लोगों को ऐसे पहनाने के लिए 2 केयर टेकर को भी बुलाया गया था और सीचन खुद से ट्राई कर रहे थे। और ये सब हो जाने के बाद जब वो लोग ड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं तो वेंचिंग ऐसे कहती है, क्या हमें ये सीचन को दिखाना चाहिए? तो सब एक साथ बोलते हैं, नहीं, हाँ वेडिंग वाले दिन दोनों एक दूसरे को देखना ना, ऐसे नहीं देखते हैं। तो वेंचिंग कहती, ओ पर मेरा मन था कि मैं सबको दिखाऊं। तभी उसकी मॉम आते हुए कहती है, बाबा अच्छा ऐसा क्या, बट तुम पिक्चर भेज सकती हो, पर ये गाउन में तो वो तुम्हें शादी वाले दिन ही दिखेगा। तो वेंचिंग अपनी मॉम को गले रखते हुए कहती है, मामा आप यहाँ, मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगे। तो उसकी मामा कहती हैं, हाँ मेरी बेटी तो मुझे भूल ही गई है जब से वो इस घर का हुई है, मैं कैसे नहीं आती भला अपने बाबा के शादी में। हाँ कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें लगता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उसकी मामा ज्वाइन करती है एंड देन सभी वो लोग ड्रेसेस को चेकआउट करते हैं। जब ड्रेस सेलेक्ट हो जाता है तो फिर वो लोग एसेसरीज को चेक करते हैं। विंग भी अपने लिए ड्रेस को सेलेक्ट करता है, रुई भी करती है, यानली भी करती है, दोनों बेबीज़ के लिए भी किया जाता है। और उधर वेंची सीचेन और वांग जी, डॉक्टर युवान सभी लोग अपना अपना ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। ड्रेस का सारा काम हो जाने के बाद उससे पेयरिंग, शूज, ब्रॉचेस, कुछ एसेसरीज जो उन लोगों के होते हैं, वो टाई वगैरह, वो सभी चीज़ें वो लोग लाए हुए थे सैंपल के तौर पे। वो देख रहा था और सबको सेलेक्ट करते जा रहा था। ये करते करते लगभग दोपहर से ज़्यादा का टाइम हो चुका था और अब सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। सीचन वेंचिंग के मॉम डैड को ग्रीड करता है क्योंकि वो लोग भी आए हुए थे और उसके बाद वो लोग फूड एंजॉय करते हैं।
सीचन सारी बातें बता देता है कि ईवा और निंगजी को जो किडनैप हुआ है वो, और ये नहीं बताता है कि वांगजी के साथ क्या प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम लोगों ने सिक्योरिटी थोड़ा टाइट किया है और ये सभी थिंग्स हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। पूरी बात तो नहीं बताता, लेकिन हाँ बता देता है। तो उसके डैड भी पूरी तरीके से राजी हो गए थे। ऑलरेडी उसके डैड ने कहा हुआ था कि वो मिलेंगे, पर घर आने के बाद सीचन ने उन्हें खुद ही सब कुछ बता दिया था। उसके बाद लोग खाना वाना खाते हैं और कल के दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। उसके बाद जल्दी जल्दी से हो जाने के बाद वांगजी सीचन को सोने के लिए भेज देते, क्योंकि अगर लेट रात तक काम करेंगे तो फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं ना। इसी वजह से वांगजी कहता है गगा जो भी काम बचा हुआ है आप मुझे दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। उसके बाद वांगजी उसके सेक्रेटरी को, आई मीन सीचन के सेक्रेटरी को बुलाता है और कुछ फाइल्स उसको देता है, कुछ फाइल्स मिस्टर किस को देते हैं, कुछ वो खुद लेता है और ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। डॉक्टर युवान भी जो कि हॉस्पिटल से आ चुके थे, तो वो अभी फ़िलहाल से यानली के पैलेस में रह रहे थे, तो वो आज रात यहीं रुक गए थे। और न्यू सैंग भी जो कि बहुत ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड था, तो वो लोग बातें करते करते रात हो गई थी उन लोगों को, क्योंकि कल क्या क्या करना था वो लोगों ने प्लानिंग बनाई हुई थी। इन सारी चक्करों में रात हो चुका था और सभी लोग यहीं रह गए थे। वांगजी आता है और सीचन को भी रुई भेज चुकी थी और आज की रात उन दोनों को अलग सुलाया गया था। आई मीन सीचन अकेले सो रहे थे और वेंचिंग रुई के कमरे में गई थी सोने के लिए, और अभी सब लोग बाहर बैठे हुए थे। तो वांगजी, मिस्टर केस, सीचन के जो सेक्रेटरी थे वो सभी आके अभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो वांगजी कहता है मैंने कुछ सोचा है गाइज। सभी लोग उसकी ओर बड़े ध्यान से अटेंशन देते हैं। फिर वांगजी कुछ बताता है और सभी सुन के बहुत ज़्यादा खुश थे और कहते हैं ये सच में, तो हम ऐसे करने वाले हैं। विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ईवा और निंगजी भी, सभी लोग। अब सीधे हम वेडिंग वाले डे, आई मीन कल के डे का देखते हैं। मॉर्निंग में सभी लोग मॉर्निंग से उठ के चहल पहल कर रहे थे, क्योंकि आज शादी होने वाली थी और पूरे घर को सजाया जा रहा था। लॉन में इन लोगों की शादी अरेंज की गई थी और सारा काम बाहर चल रहा था। सारा जो डेकोरेशन वाला एरिया था वो सभी चल रहा था, घर से लेकर बाहर तक। अंदर फूलों से पूरा हॉल को सजाया गया था। हर जगह सोफ़ा वगैरह को हटा करके पूरा खाली कर दिया गया था और बीच में एक छोटा सा स्टेज बनाया था जहाँ पे ये दोनों की शादी होने वाली थी, और शादी इसी पैलेस से घर में हो रही थी। हॉल भी बहुत बड़ा था और जो दोनों लड़का लड़की के लिए खड़ा करने के लिए जो बनाया गया था स्टेज, वो भी बहुत खूबसूरत था, जहाँ पे गोल्डन रोज और वाइट रोज का यूज किया गया था और वहाँ पे लाइट बेबी पिंक कलर के रोज का भी यूज किया गया था। हर चीज़ इतनी खूबसूरती के साथ एक रंग से उकेरा और उतारा गया था कि सच में लग रहा था कि हाँ ये शादियों वाला घर है। इस घर में अभी जान लग रही थी और सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। सभी डेकोरेशन हो जाने के बाद वो जितने भी मेन्यू वगैरह के आइटम्स थे वो सभी वो लोग चेकआउट कर रहे थे, और हमारी रोई एज यूजली वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और हर चीज़ को दिखा रही थी। उसका लाइव स्ट्रीमिंग हो जाने के बाद वो रेडी होने के लिए आ जाती है, जहाँ पे अभी वेंचिंग बैठी हुई थी और कुछ ब्यूटिशियंस उसे रेडी कर रहे थे। वो आती है तो देखती है वेंचिंग को रेडी होते हुए, तो कहती है हाय सीजी आप कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी ऐसी दुल्हन बनूं और हाँ सीजी मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाए। तो वेंचिंग कहती हाँ इतनी जल्दी तुम्हारा मन कर रहा है, क्या बात है तुम्हें पढ़ाई कंप्लीट नहीं करनी है? हाँ सोचना भी मत तुम। ऐसा बोल करके वो लोग ऐसे एक दूसरे को टीच कर रहे होते हैं। सभी लोग रेडी हो चुके थे और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। हमारी रुई ने और याली ने सेम कलर के गाउन पहने हुए थे जिसपे सीक्वेंस का काम था, और रुई ने जो गाउन को वेयर किया हुआ था वो उसके ऊपर भी ग्लिटर्स का काम किया हुआ था। जहाँ याली ने पूरा गाउन बैकलेस और आगे से फ्रंटलेस पहना हुआ था, वहीं रुई को सेम गाउन होने के बावजूद भी उसके ऊपर से उसे आउटर पहना दिया गया था ताकि याली के अलावा रुई को कोई और ना देख सके। मिस्टर युवान और नी हेसंग दोनों ने एक कलर के सूट वेयर किए हुए थे, लाइट स्काई कलर के, एंड देन दोनों सेम लग रहे थे। सीचन भी वाइट कोट ही पहने हुए थे क्योंकि उनकी वेडिंग थी, और यहाँ तक कि वेंचिंग ने भी वाइट कलर का ही गाउन वेयर किया हुआ था और वो अभी भी रेडी हो रही थी। उन्हें ब्यूटिशियंस रेडी कर रहे थे, ईवा और निंगजी जो कि यानली को लेके जाने वाले थे और निंगजी और सीचन को लेके आने वाले थे, जैसा कि रिंग के टाइम में हुआ था इसी तरह से अभी भी होने वाला था। जैसे ब्राइड के साथ ब्राइड मेड जाता है ना,
उसी तरह से ईवा उसके साथ जाने वाली थी ब्राइडमेड बन करके। इसी वजह से उसने वेंचिंग के जैसा ही गाउन वेयर किया हुआ था। विंग जो कि अपने कमरे में रेडी हो रहा था, तो वांग जी अपने कपड़ों को लेकर के वहाँ आ जाता है और उसे बैक से हक करते हुए उसे स्निप कर रहा था। विंग कहता है क्या हुआ है वांग जी? तो वांग जी कहता है हाँ, मेरा अभी भी मन कर रहा है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है पर मैं नहीं कर सकता ना। विंग को थोड़ा रिलीफ होता है। हाँ, इसने बोला था बस 5 मिनट सब खत्म हो जाएगा और 2 घंटे बाद सब खत्म हुआ था, और विंग को वो बात अभी भी याद आ रही थी, तो वो थोड़ा शॉकिंग स्टेज में पहुंच गया हुआ था। फिर कहता है चलो हम रेडी हो जाते हैं। फिर वांग जी उसके सामने एक पैक बढ़ाते हुए कहता है ये लो, ये तुम पहन लो। तो विंग कहता है ये क्या है? वांग जी कहता है ये हम दोनों को मैचिंग वाले सूट है, क्या तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को सेम होना चाहिए? विंग कहता पर मैंने सेलेक्ट। तो वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता बस पहन लो और वो रख दो। इतना बोल करके वांग जी अपने वाले पैक को खोलना शुरू कर देता है। विंग भी अपने जितना भी निकाला हुआ था वो सभी चीज़ों को चुपचाप ले जाकर कवर में डाल देता है, बाद में उसे ठीक कर लेगा। और अभी फ़िलहाल से वो कपड़ा को जैसे ही ओपन करता है वो देख के शॉक था, क्योंकि वांग जी और वो दोनों ब्लैक पहनने वाले थे और इतनी ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। वांग जी का जो कोट था उसके अंदर जो शर्ट था वो हाई नेक तक का था, और विंग का भी वैसा ही था। दोनों ने हाई नेक तक के अंदर का जो शर्ट था वो वाला था, और उसके ऊपर से ये था। वो दोनों जब पहन रहे थे तो वांग जी ने विंग को रेडी किया था अच्छे से, और उसके साथ में ब्रोचेस भी डाला था, उसके हेयर स्टाइल को भी बनाया था थोड़ा यूनिक तरीके से, और वांग जी ने खुद को भी तैयार किया था। जब प्रॉपर तैयार हो जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी उसके करीब आते हुए कहता है परफेक्ट, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो विंग, तो अब तुम्हें याद है ना क्या करना है? विंग कहता है चलिए। इतना बोल करके वो नीचे आ जाता है। उसके बाद वो नीचे आने के साथ ही मिस्टर केस को कहता है अलर्ट में रहिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि बेबी के पीछे 2 आदमी को हमेशा रखिए। वो सभी थिंग्स को बता करके, और बाहर जहाँ से उसे एंट्री करानी थी वेंचिंग की, तो वेंचिंग बाहर आ जाती है। और क्योंकि वेंचिंग जैसे शादी जैसे कि घर में हो रहा था और वेंचिंग रेडी हो रही थी, इसी वजह से वो सभी बाहर से एंट्री कराने के बारे में सोचते ताकि देखने में अच्छा रहे। और इसी वजह से वेंचिंग को पहले तो बैकयार्ड से बाहर लाया जाता है। उसके बाद पूरा फूलों का चादर था और फूल बिछाए गए थे जहाँ से वेंचिंग को एंटर करना था। सीजन प्रिस्ट के बुलाने पे नीचे आ गए थे और उसके बगल में हमारा निंगजी खड़ा था। सभी जगह सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट मोड में ऑन था। हर किसी को आने के लिए इनविटेशन दिया गया था और सभी इनवाइट किए गए पीपल्स आए हुए थे। सभी इनविटेशन कार्ड दिखा करके इन कर रहे थे। जैसा कि सभी ने सोचा था, वो शेयर होल्डर्स वो भी आए हुए थे। उसके बाद वांग जी और विंग आगे था और डॉक्टर इवान और न्यू हेसंग पीछे था। वांचिंग के साथ में एक तरफ रुई थी और एक तरफ ईवा थी। सभी ने फूलों का चादर लिया हुआ था। शाम का टाइम था, पूरे पैलेस में लाइट जगमगा रही थी और अब बारी थी वांचिंग की ग्रैंड एंट्री कराने की। सभी लोग हॉल में खड़े थे और अनाउंस करने के लिए वांग जी ने बोल दिया था मिस्टर केस को, तो सभी लोग मिस्टर केस वहाँ जा करके प्रिस्ट को बोल देते हैं कि ब्राइड आ रही हैं, और सभी लोगों ने रास्ता खाली कर दिया था। और उसके बाद जैसे जैसे उसके कदम पड़ रहे थे वैसे वैसे लाइटें वहाँ पे जा रही थी। वांग जी और विंग उसने दोनों साइड से फूलों को चादर को पकड़ा हुआ था, और पीछे से डॉक्टर इवान और हमारा नी हेसंग, बीच में वेंचिंग थी, और उसके साइड साइड से ईवा और हमारी रुई थी। यानी बैक पीछे थी बहुत इन लोगों के, और वो लोग जा रहे थे। सीजन जब वेंचिंग को देखता है, जो कि उसने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था, ऊपर से उसने स्लीवलेस पहना हुआ था, उसके माथे से नीचे जैसे जाती है ना, हाँ, जैसे बेडिंग्स वाइट गाउन के पीछे रहता है एक बहुत लंबा सा एक एप्रन टाइप से बोल सकते हैं, जो बहुत लॉन्ग रहता है, उसे यानली ने कैरी किया हुआ था। और वेंचिंग एकदम परी लग रही थी, वाइट परी। वो अपने गाउन को संभाले संभाले चल रही थी और सीजन वहाँ से खड़े होकर देख रहे थे। लग रहा था कि मानो ये सपना ही हो, बट ये रियलिटी था। और वो चारों उसे एक ग्रैंड एंट्री के साथ में अंदर ला रहे थे। कुछ लोगों को ऐसे हायर किया गया था जो ऐसे फूल नीचे डाल रहे थे और
हमारी वैंचिंग चलती हुई आ रही थी। स्टेज तक आने के बाद वो चारों रुक गए थे और सीचेन आगे आते हैं और अपना हैंड देते हैं। वैंचिंग अपने हैंड को उसके हाथ में देती है और धीरे धीरे करके वो स्टेज के ऊपर चली गई थी। दोनों एक दूसरे के सामने में खड़े थे। उसके बाद वो फूलों के चादर को हटा करके वो लोग नीचे जहाँ जगह था वहाँ जाके खड़े हो गए थे। उसके बाद सीचेन अपने पॉकेट से रिंग निकालते। हालांकि इन लोगों ने ऐसे तो रिंग सेरेमनी कर चुके थे, बट प्रीस्ट कुछ कहे या कुछ करते उससे पहले ही हमारा सीचेन अपने घुटनों पर बैठ जाता है, अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और डब्बा अपने भाई की ओर फेंक देता है। उसके बाद वो रिंग वैंचिंग को दिखाते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करता है और कहता है, वैंचिंग क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, इवन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ और मैं एकदम बकवास लगूँ, बिल्कुल भी अच्छा ना लगूँ, तब तक क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगी? वैंचिंग जो कि बहुत ज़्यादा सैंटी हो चुकी थी क्योंकि वो लोग 6 साल से लिव इन में रह रहे थे और वैंचिंग खुद वेट कर रही थी कि कब वो वेडिंग वाला डे आए जब उन दोनों की शादी हो। वैंचिंग रोते रोते कहती, हाँ मैं करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही मैं भी बकवास लगनी चाहती हूँ ताकि तुम ही किसी और को ना देखो मेरे अलावा। सीचेन इतना बोलना था कि सीचेन वो रिंग वैंचिंग के हाथ में दोबारा से डाल देती हैं और वैंचिंग अपने हाथों को देख रही थी। वो ऐसे उसको झुकना चाहती है तो सीचेन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी। इतना बोल करके वो उसे गले लगा लेते हैं। वैंचिंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे, प्रेस्ट उन दोनों को एल्डर एंड सिस्टर और अपने पेरेंट्स के सामने में बो करने के लिए कहते हैं। उनके पेरेंट्स कोई नहीं थे यहाँ पे। इस पूरे पार्टी में सीचेन और वांगजी ने जियांग फेंगमियान और मैडम यू को भी बुलाया हुआ था। जियांग चेंग भी आया हुआ था। तो हालांकि अभी यहाँ पे तो वांगजी और सीचेन के कोई पेरेंट्स तो थे नहीं। मैडम यू विंग को पसंद नहीं करती थी लेकिन अपनी बेटी की वजह से यहाँ आई हुई थी उससे बात करने के लिए, लेकिन अभी तक यानी ने उससे बात ही नहीं की थी और वो अवॉइड कर रहे थे। यानी अपने डैड के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुकी थी जब से उसके साथ वो सब हुआ था तब से। तो सीचेन और वैंचिंग मैडम यू को तरफ देखते हुए और जियांग फेमिया की तरफ देखते हुए बो करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बो डाउन करते हैं। उसके बाद प्रेस्ट उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं ताकि शादी को लॉक कर सके। सीचेन जेंटली वेंचिंग के लिप्स पे किस करते हैं और ईवा और निंग जी दोनों देख रहे हैं हाँ करके। और वो मतलब सभी लोग अभी तक शांत है और कोई कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, पर ईवा और निंग जी दोनों क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। जब वो देखता है तभी कि 2 बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं तो बाकी सभी भी क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।